अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर हुमैरा कुरैशी। हम ला रहे हैं आपके लिए एक नया शो, हेल्थ गाइड विद हुमैरा। नाजरीन, इस शो में हम आपको मिलाएंगे ऐसे तिब्बी माहिरीन से जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स के लिए आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या आपको कैसा हेल्थ कवरेज दरकार है, या ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। नाजरीन, सेहत एक बेशबहा नेमत है और ज़िंदगी बेहद तेज़ रफ्तार है। बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे हेल्थ गाइड विद हुमैरा में। देखना ना भूलिएगा हर हफ्ते हेल्थ गाइड विद हुमैरा। नाजरीन, सेहत एक बेशबहा नेमत है और ज़िंदगी बेहद तेज़ रफ्तार। बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। ऐसे में सेहत से मुतलिक आपको बेशुमार सवालात होंगे। मैं आपको मिलाऊंगी अपने शो में ऐसे तिब्बी माहिरीन से जो आपको गाइड करेंगे कि आपने किन सिम्टम्स में किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपका हेल्थ कवरेज इन बीमारियों को कवर कर सकता है या नहीं। इसके अलावा आपको मिलेगी हेल्थ से मुतलिक लेटेस्ट न्यूज़ कि इस वक्त कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपकी सेहत पर या आपके हेल्थ कवरेज पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे हर हफ्ते। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने शो के पहले मेहमान की तरफ। हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी बेशुमार एकम्पलिशमेंट हैं शोबाए साइकियाट्री में, जिसे हम कहते हैं शोबाए ज़हनी अमराज। तो चलिए कुछ बातें मैं उनके बारे में आपको शेयर करती हूँ। इस वक्त वो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर एंड प्रोफेसर हैं, चीफ ऑफ साइकियाट्री फॉर बेनटाप हॉस्पिटल, डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी बिहेवियर हेल्थ प्रोग्राम एट हैरिस हेल्थ, वाइस चेयर फ्रॉम मेंटल हेल्थ ऑफ अमेरिका ग्रेट ह्यूस्टन, एंड रिसेंटली उनको मेयर ऑफ शुगरलैंड ने रिकग्नाइज किया है फॉर हिज अचीवमेंट in the field of psychiatry and service to the community. His passion is mental health for all. तो चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर आसिम शाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिम शाह फॉर कमिंग टू माय शो। बहुत शुक्रिया बुलाने का, और ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है आपका जो आपने शुरू किया है। आई वाज लुकिंग एट योर इंट्रो, और आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, और मुझे ये चीज़ें वेरी डियर एंड नियर टू माय हार्ट, क्योंकि मैं भी ये सब करता रहा हूँ, कर चुका हूँ। तो दिस विल बी ए वेरी गुड शो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द अदर शोज। बहुत शुक्रिया फॉर द एनकरेजमेंट। तो सबसे पहले डॉक्टर आसिम, मुझे जो सवाल आपसे पूछना है वो ये है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें मेंटल इलनेस को अभी तक इलनेस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मेंटल इलनेस क्या होती है, क्यों इसकी अहमियत है। जी, एक तो ये कि द वर्ड मेंटल, जब आप मेंटल वर्ड यूज़ करते हैं तो स्टिग्मा तो वैसे ही आ जाता है। और आपने कहा कि हमारी कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के अलावा इवन लोकल कम्युनिटी ने भी इसको उतना एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन हमने तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया है, तो हम तो बहुत ही पीछे। और एक्सेप्ट ना करने की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, आप सिर्फ उन नुकसानात को देखें। बच्चों में सुसाइड की शरह बहुत बढ़ गई है, बच्चों में बुलिंग की शरह बहुत बढ़ गई है, बच्चों में डिप्रेशन एंग्जाइटी की शरह बहुत बढ़ गई है, बच्चों में सब्सटेंस यूज़ की शरह बहुत बढ़ गई है, और सब्सटेंस यूज़ भी मेंटल डिसऑर्डर्स को जन्म देती है। तो अगर आप ये सोचें कि अगर आपका एक एडोलेसेंट है, क्योंकि आधी मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो 14 साल से कम उम्र बच्चों में शुरू होती हैं, और 75% मेंटल डिसऑर्डर 18 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन नशोनुमा पा जाती है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर क्या है और आप उसको बिलीव ही नहीं करेंगे, तो आप ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जाएंगे। तो जब आप ये सब नहीं करेंगे तो सोचें कि ना आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करेंगे, ना आप एंग्जाइटी का करेंगे, ना आप बाइपोलर का करेंगे, किसी भी चीज़ का नहीं करेंगे। और जब आप नहीं करेंगे तो मेंटल हेल्थ की एक ही कॉम्प्लिकेशन है, और वो क्या है? सुसाइड। और अमेरिका में 14 से 24 साल या आजकल तो इवन 34 साल तक की उम्र में सबसे नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज़ सुसाइड। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और हमारी कम्युनिटी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसको रिकग्नाइज़ करे, मेंटल हेल्थ को, ट्रीटमेंट के लिए जाए और स्टिग्मा को कम करे। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने जिक्र किया। जी, आपने जो ये बात बताई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो टीनेजर्स हैं हमारे, मैंने ये बहुत अपनी कॉमन फ्रेंड से, क्लोज फ्रेंड से सुना है,
के बच्चे जो हैं उनमें डिप्रेशन 14-15 साल की उम्र में हाई स्कूल में हैं, मिडिल स्कूल में हैं, और अक्सर इसको कंफ्यूज किया जाता है कि ये हार्मोनल है, ग्रो अप हो रहे हैं, एजिटेटेड हैं, इस तरह की चीज़ें जो आती रहती हैं। तो कैसे मतलब इसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि एक्चुअली ये हार्मोनल नहीं है बल्कि कोई सिग्निफिकेंट क्लिनिकल रीज़न है जी इसका? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पहले तो ये कि जैसे मैंने जिक्र किया कि पेरेंट्स को ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। पेरेंट्स को ये बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेंटल इलनेस एग्जिस्ट हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। जो एक कंसेप्ट है कि जी तुम्हें क्यों मेंटल इलनेस है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। हमारे यहाँ ये बड़ा फिनोमेना है ना कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, पैसा है, अच्छी लाइफ है, तुम क्यों डिप्रेशन के शिकार हो। तो ये कंसेप्ट ख़त्म करना चाहिए। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है जो बाहर के फैक्टर से आता है कि अगर लाइफ अच्छी नहीं है तो डिप्रेशन है, और दूसरा अंदर से भी किसी को डिप्रेशन हो सकता है, केमिकल इम्बैलेंस से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों को इस वजह से भी डिप्रेशन होता है। तो ये कंसेप्ट कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो डिप्रेशन होगा, दैट्स नॉट द ओनली रीज़न फॉर डिप्रेशन, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपने बच्चों से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखें, बातचीत करें, और बच्चों को कोई डर खौफ ना हो कि अगर वो आपको बताएंगे कोई बात और उसकी कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ना होंगे, तो बच्चे आपसे शेयर करेंगे कि मैं स्कूल गया या कॉलेज गया, मेरे साथ ये हुआ, मुझे किसी ने बुली किया, या मैं डिप्रेस हो रहा हूँ इस वजह से या उस वजह से। एक और चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ देखने में आती है वो ये कि एक स्टडी हुई थी जिससे पता चला कि अमेरिकन मुस्लिम्स में सुसाइड की शरह सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, जो बहुत अलार्मिंग स्टडी है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं एक हाई अचीवर्स का। डॉक्टर्स हैं, बच्चे डॉक्टर बनेंगे, क्यों भाई, कुछ और क्यों नहीं बन सकते? तो एक मतलब आपको बेस्ट ग्रेड लाने हैं। हर बच्चा बेस्ट ग्रेड नहीं ला सकता, कुछ बच्चे बी भी ला सकते, कुछ बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो अगर वो कुछ और करना चाह रहे हैं तो उनको करने दें। ये ख़वातीन में बच्चों की पैदाइश के बाद एक डिप्रेशन डेवलप होता है जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन समझा जाता है, तो वो क्या है, उसके ऊपर रोशनी डालें। जी, दो तरह का डिप्रेशन एज अ साइकाइट्रिस्ट हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक और अहम होता है। ख़तरनाक और अहम इस सेंस में कि हम इसमें रिस्क नहीं लेते, हम इसमें फ़ौरन केयर और बहुत एहतियात बरतते हैं। एक तो बच्चों का डिप्रेशन, क्योंकि उसमें सुसाइड की शरह बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने कई दफ़ा कहा, और दूसरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में एक तो 4 गुना चांस होता है बाइपोलर होने का, और साइकोसिस होने का बहुत चांस होता है। ये नहीं कि हर आदमी होगा, लेकिन चांस बहुत होता है। और दूसरी एक बात ये ख्याल रखना चाहिए कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन मीनिंग एक बच्चा मौजूद नौमौलूद घर में मौजूद होगा, तो अगर माँ अपना ख्याल नहीं कर पा रही तो बच्चे का भी ख्याल नहीं कर पाएगी, तो बच्चे की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। आप सोचें कि अगर एक माँ डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन की सिम्टम्स अलामात आपने पूछी थी वो क्या होंगी, आइसोलेटेड एट होम, विड्रॉन, नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो माँ जब अपना ख्याल नहीं कर पा रही तो बच्चे का क्या ख्याल करेगी वो, तो बच्चे के लिए भी वो ख़तरनाक हो जाएगा। तो यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट 1 लाइफ 2 लाइफ्स, तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो उस पर हम बड़ा सीरियस इसको लेते हैं, और हम कई दफ़ा एडमिट भी कर देते हैं। एडमिट नहीं करते तो कोशिश करते हैं कि घर में उनके साथ कोई स्टे करे, दवाई शुरू करते हैं। तो ये 2 चीज़ों में हम बड़ा ख्याल रखते हैं, और बहुत इसकी सीरियसनेस हमारे नज़दीक होती है, और इट्स रादर कॉमन, वेरी कॉमन। जी, तो ये टेम्परेरी फेज होती है या ये प्रोलॉन्ग करती है? जी, इसका ये होता है कि अगर 30 दिन के अंदर प्रेगनेंसी के बाद आपको हुआ है तो वी डोंट कॉल इट पोस्टमार्टम डिप्रेशन, वी कॉल इट पोस्टमार्टम ब्लूज। तो वो अक्सर निकल भी जाता है, क्योंकि वो तो ये होता है कि एकदम प्रेगनेंसी के बाद आप पे स्ट्रेस हुआ है, रात को जागना है, तो वो नॉर्मल है, निकल भी जाता है। 30 दिन के बाद कंटिन्यू करा है तो फिर वो सीरियस है, एंड दैट्स अ सीरियस थिंग, यू हैव टू ट्रीट इट। कंटिन्यू करने का ये है कि अक्सर लोगों को सिर्फ पहली प्रेगनेंसी में होता है, फिर बाद में नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हर प्रेगनेंसी के बाद इसकी रिकरेंस हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ईच प्रेगनेंसी। तो अगर कोई मदर जो है वो पहले ही मेंटली इल डायग्नोस्ड है और उसके बाद उनके Pregnancy, बच्चे की पैदाइश हो गई है, तो उसका मतलब है कि ये Chances are ज़्यादा high. सीरियस है। यस, चांसेस आर हाई, और फिर हम उसमें प्रीएम्प्टिवली, क्योंकि अगर पहले ही डायग्नोस है कोई मेंटल इलनेस, प्रीएम्प्टिवली उनको दवाएं दे देते हैं कि इससे आप बचाव कर सकें। तो ये बताइए कि जो मेंटल इलनेस है इसका जेनेटिक्स से कोई ताल्लुक है, या आजकल जो कहते हैं कि ग़िज़ा बहुत प्रोसेस्ड फूड्स आ गई हैं और पहले ये सब नहीं था, क्या ये सच है कि ये पहले नहीं था, या पहले लोगों को सेंस नहीं थी कि मैं हमेशा जोकिंगली कहता हूँ कि
हम हर चीज़ इनहेरिटेंस में लेते हैं, जायदाद के अलावा हम सारी बीमारियां भी इनहेरिटेंस में लेते हैं। तो मेंटल इलनेस भी एक बीमारी है, और जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एज़मा आपको इनहेरिटेंस में मिलती है, मेंटल इलनेस भी। मगर उसको आपको पॉजिटिव देखना चाहिए कि अगर 10% चांस है कि अगर आपकी मदर को डिप्रेशन है और आप में 10% चांस है, तो 90% चांस है कि नहीं भी होगा। चांस कम होता है, 100% नहीं होता, 10%, 5%, 20%, बट द अदर 80 और 90% इज़ देयर कि वो नहीं होगा आपको। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ग़िज़ा या उससे, तो ग़िज़ा और उससे मेंटल इलनेस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता सब्सटेंसेस से, ड्रग्स से ताल्लुक़ ज़रूर है कि अल्कोहल या मरवाना, कई लोग समझते हैं कि मरवाना बहुत सेफ़ है, नहीं, उससे आपको साइकोसिस हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ड्रग्स से और अल्कोहल से ज़रूर ताल्लुक़ है मेंटल इलनेस का, लेकिन ग़िज़ा से एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिल रही है। तो आपने जिक्र किया डिप्रेशन का और ये सब सारी चीज़ें, तो इसी में बाइपोलर डिसऑर्डर, मैंने देखा है कि अगर आपकी किसी से बनती नहीं, आपका बॉस है, कभी आप पे चीख पड़ा, या आपकी फैमिली में किसी से आपका कोई मसला हो गया, या इवन आपका शोहर आपके साथ गुस्सा कर गया, तो आपने कह दिया ये तो, इसको तो है ही बाइपोलर डिसऑर्डर। सही। तो बड़ा बुरा समझा जाता है कि ये कहा, लेकिन असल में बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है? बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आप बड़े अच्छे सवाल लेके आई हैं डॉक्टर हुमैरा। देखिए, बाइपोलर जैसा नाम है, बाइपोलर, इट मीन्स टू पोल्स। बाइपोलर, एक पोल जो है वो हाई है और दूसरा पोल लो है। तो हाई पोल को हम मेनिया कहते हैं और लो पोल को हम डिप्रेशन कहते हैं। बाइपोलर का पुराना नाम था मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, अब हम उसे बाइपोलर कहते हैं। ये तो एक इसकी थोड़ी सी वजाहत हो गई। अब उसमें होता यह है कि मेनिया को हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि अगर एक आदमी 5 से 7 दिन तक शदीद हाइपर एक्टिव रहा है, नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं सो रहा, 5 दिन में मेरा ख्याल है मुश्किल तो कुछ घंटे सोया हो, हाइपर एक्टिव है, बोले जा रहा है, चुप नहीं हो रहा, और इरिटेबल है, अनोइंग है, पैसे बहुत खर्च कर रहा है, और इंडिसेंट चीज़ें कर रहा है, दैट बिकम्स मेनिया। तो 5 से 7 दिन, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 5 से 7 दिन। डिप्रेशन वो होता है, डिप्रेशन उसको नहीं कहते कि जब मंडे को सुबह उठे और आप उदास हैं क्योंकि आपको दफ्तर जाना है, दैट्स नॉट डिप्रेशन, दैट इज सैडनेस। डिप्रेशन उसको कहते हैं कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स एंड दैट इज फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते, यानी एक परसिस्टेंट कैफियत उदासी की जो 2 हफ्ते तक तारी रहे, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो हम अक्सर मिक्स करते हैं कैफियत को डिजीज़ से। सो मेनिया को हम मिक्स करते हैं एक हाइपर एक्टिविटी से या मूड स्विंग से। तो जो आप कह रही हैं वो हस्बैंड या बॉस वो मिक्स करते हैं कि जी फलाने बंदे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उन्होंने उसको बाइपोलर कह दिया। अब मूड स्विंग्स तो एक वक्त हुए या आधे घंटे हुए या 1 घंटे हुए, तो उन्होंने उसको खामा में बाइपोलर बना दिया और स्टिग्मा लगा दिया। इसी तरह अगर कोई आदमी मंडे को या फ्राइडे को या मतलब वक्ती तौर पे उदास हो गया, तो उसको उन्होंने कह दिया कि डिप्रेस है। हालांकि डिप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो 2 हफ्ते आप डिप्रेस रहें तो फिर आप डिप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो जो लेमैन होते हैं वो ज़्यादातर गलत तशख़ीस कर देते हैं, जो कि नहायत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दोनों डिजीज़ में, मेनिया में, डिप्रेशन में एक टाइम पीरियड है। डिप्रेशन में 2 हफ्ते का, मेनिया में 1 हफ्ते का, 5 से 7 दिन का। जब तक कि इतना टाइम ना गुजरे आप तशख़ीस नहीं कर सकते। और जो आप सूरत हाल बता रही हैं उसमें तो कुछ आधे घंटे 1 घंटे थोड़े से टाइम में मूड स्विंग हुआ और उन्होंने कह दी तुम तो बाइपोलर हो, तो वो एक गलत बात है, लेकिन एक सिलसिला चल निकला है और लोग कहते हैं, और इट्स वेरी कॉमन। लेकिन इसका मतलब बाइपोलर इज अ सीरियस, इट्स अ सीरियस मेडिकल कंडीशन एंड इट नीड्स टू बी ट्रीटेड, नॉट कि आपने मूड स्विंग कह दिया। ये भी समझना चाह रही हूँ मैं अपने नाजरीन के लिए कि जब साइकेट्रिस्ट तो हैं कि डॉक्टर से मेडिकेशन ली, लेकिन क्या इसके साथ जो थेरेपी है, काउंसलिंग है, उसका क्या रोल है? जी, सो काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, थेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उसमें भी हमें ये सेपरेट करना चाहिए कि तशख़ीस क्या है, डिज़ीज़ क्या है। अगर कि तो डिज़ीज़ स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, तो फिर मेडिसिन का रोल ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आदमी पैरानॉइड है तो वो थेरेपी पे मुश्किल है उसका आना। अगर कि तो डिजीज़ बाइपोलर है और आदमी मैनिक है, यानी बहुत हाइपर एक्टिव है, तो एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा, तो वो कैसे थेरेपी करेगा। लेकिन अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक है, PTSD है, तो थेरेपी का रोल बढ़ जाता है।
विद मेडिसिन, यूजली विद मेडिसिन आप थेरेपी करते हैं, CBT वगैरह, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, थेरेपी का बहुत रोल है और थेरेपी ही उसका एक्चुअली ट्रीटमेंट है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो डोंट बी योर डॉक्टर योरसेल्फ, लेट द प्रोफेशनल डिसाइड। थेरेपी और ड्रग्स के साथ इसमें यह है कि इलाज मुमकिन है। बिल्कुल इलाज मुमकिन है, और मैं इस पर थोड़ी करेक्शन करूंगा कि जब आप ड्रग्स कहती हैं तो हम ड्रग्स को हार्ड ड्रग्स समझते हैं, मतलब जो सब्सटेंस ऑफ अब्यूज है। मेडिकेशन और थेरेपी के साथ इलाज बिल्कुल मुमकिन है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी फील्ड में लोग आते हैं, दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, दवा छोड़ देते हैं। जी जी। क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि मैं ठीक हो गया तो ठीक किससे हुआ, दवा से हुआ। लेकिन हमारी फील्ड में जस्ट लाइक हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, दवा आपको सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती है, मोर देन लाइकली। तो दवा छोड़ना नहीं होती, और अगर छोड़ें तो डॉक्टर से मशवरा करके छोड़ते हैं। लेकिन वो फिर छोड़ देते हैं, फिर 4 महीने 6 महीने साल बाद फिर अल्लाह ना करे दोबारा प्रॉब्लम हो तो फिर एक प्रॉब्लम होती है। तो दवा खुद से ना छोड़े, अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से मशवरा करें उस बारे में, एंड देन गो विद दैट। तो ये भी सुना गया है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जो साइकियाट्रिक मेडिकेशन है, साइकोट्रोपिक्स हैं इनके, तो इसकी वजह से लोग जो हैं बड़े पैरानॉइड होते हैं कि दवाई नहीं लेनी लंबे अरसे। साइड इफेक्ट हर दवा के होते हैं। द बेस्ट मेडिसिन इज नो मेडिसिन, ऑलवेज रिमेंबर। हर दवा के साइड इफेक्ट है, लेकिन दवा आपको ये देखना होता है कि साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं कि फ़ायदा ज़्यादा है। साइड इफेक्ट क्या है दवाओं के? एंटी डिप्रेशन की अगर आप बात करें तो एंटी डिप्रेशन के साइड इफेक्ट रादर मिनिमल है। इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट एंटी डिप्रेसेंट्स के नहीं हैं। दे आर इवन सेफ इन प्रेगनेंसी विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। बायपोलर की कुछ दवाएं हैं, डेपाकोट या लिथियम, उनके थोड़े साइड इफेक्ट फिर भी ज़्यादा हैं। एंटासाइकोटिक्स जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स में वेट गेन ज़रूर है, कुछ में और कुछ में नहीं है। तो वेट गेन कोई भी नहीं चाहता, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके नॉन वेट गेनिंग मेडिकेशंस ले सकते हैं। अगेन, अगर आपका कोई साइड इफ़ेक्ट है, डॉक्टर से डिस्कस करें, वो उसका ऑल्टरनेट मुतबादिल आपको दे सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अगर आप डिस्कस करेंगे तो उसका मुतबादिल आपको मिल सकता है। यानी वे करना है कि इस वक्त आपको अपनी ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या अपने वेट मैनेजर फिजिशियन आपको नाजरीन इस सिलसिले में ज़्यादा गाइड कर सकेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ये थेरेपी का एक मैंने बड़ा मसला देखा है कि जो काउंसलिंग है वो इंश्योरेंसेस एक्सेप्ट नहीं करती, पे नहीं करती। तो ये हमारी कम्युनिटी में बड़ा मसला चला आ रहा है, जिसकी वजह से लोग ये करते हैं कि डॉक्टर से दवा तो ले ली, लेकिन थेरेपी $100 $200 पर सेशन है, हालांकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया, लेकिन वो इसको अवॉइड करेंगे जी। तो इसके लिए माशाल्लाह आप इतने अरसे से इस पूरे अदारे से मुंसलिक हैं, तो इसमें क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गाइड किया जाए? और वो अब काउंसलिंग हमने काफ़ी इंश्योरेंसेज से बात की, उसके बाद से काउंसलिंग तो एक्सेप्ट कर रही है इंश्योरेंसेज आर एक्सेप्टिंग द काउंसलिंग ऑप्शंस, तो वो एक बेहतर हो गया। दूसरा ये कि कम से कम ह्यूस्टन शहर में इफ़ यू मेक लेस देन 25,000 और सो, जहाँ मैं हूँ, वी कैन प्रोवाइड फ्री सर्विसेज टू एनीबडी इफ़ यू मेक लेस देन 25। आई नो इट्स नॉट अ होल लॉट, लेकिन जो कम तबके के लोग हैं उनको फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि कई साइकाइट्रिस्ट, कई साइकोलॉजिस्ट, दे ओनली चार्ज कैश, दैट बिकम्स अनदर प्रॉब्लम। लेकिन वैसे इंश्योरेंसेज आर नाउ एक्सेप्टिंग थेरेपी एंड दे विल बिल योर इंश्योरेंस, सो थोड़ा सा बेहतर हो गया है पहले से। बहुत बहुत गुड टू नो नाज़रीन, क्योंकि ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, एंथम, सिग्ना, यूनाइटेड हेल्थ केयर, इनके बहुत सारे प्लान्स हैं जो अब खास तौर सिग्ना इज द वर्स्ट इन दैट सेंस यूजुअली, मलीना, सिग्ना आर द वर्स्ट, बट ब्लू क्रॉस वगैरह में बेहतरी आ गई है। अच्छा, ये जो हमारे मेडिकेयर के हमारे जो एल्डरली लोग हैं 65 एंड एल्डर, उनमें भी बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन, इसके अलावा अल्जाइमर्स, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ जिसे समझा जाता है कि शायद अब इनसे रिकवरी मुमकिन नहीं है, ये भी नज़र आ रही हैं, तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। अनफॉर्चुनेटली डिमेंशिया और अल्जाइमर्स, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, दैट्स अ स्लो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। उसमें क्योंकि ये एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें रिकवरी मुमकिन नहीं है। दवाएं कुछ हैं जिससे कि आप स्लो ज़रूर कर सकते हैं प्रोग्रेशन को, लेकिन रिकवरी मुमकिन इसमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक बड़ी सैड सिचुएशन है। अब कुछ दवाएं मार्केट में आई हैं जो क्लेम करती हैं कि हम कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन अभी तक वो इतनी टेस्टेड नहीं है कि हम उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर सकें।
अभी भी आई हैं कुछ अर्से पहले ही, और वो कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन इन डिजीज़ में अल्जाइमर्स में ज़रा मसला है रिकवरी का। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि नर्सिंग होम या हॉस्पिस फैसिलिटीज़ और ये सब जो हैं वो बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर के घर में उनको केयर? होम इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज, इफ़ यू कैन प्रोवाइड केयर एट होम, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। तो ये जो केयर टेकर होता है, बर्न आउट हो रहा है सब, और अगर आपकी जो लव्ड वन है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, मेडिकेशन लेने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो क्या ये इस हद तक नहीं पहुंच जाता कि केयर टेकर के लिए भी lot of caretakers go into depression because of that? caretaker, जैसे मैंने कहा, caretaker का burnout जो है वो बहुत कॉमन है, और caretaker इस हद तक डिप्रेस और इरिटेबल हो जाता है कि वो एक अलग, उनकी अलग केयर फिर करनी पड़ जाती है आपको, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू केयर फॉर अ पर्सन जो कि खुद समझ ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ, तो वो एक फुल टाइम जॉब बन जाती है। तो इशू, तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि क्राइसिस इंटरवेंशन या उसके लिए यही है कि जैसे मैंने कहा कि एक आपको प्लान बनाना पड़ता है कि अगर घर में 3 बच्चे हैं तो आप डिवाइड करें कि भाई हम एक दिन करेंगे, तुम दूसरे दिन करोगे, तुम तीसरे दिन करोगे। अगर एक ही बच्चा है और अगर फाइनेंशियल मीन्स हैं तो आप 4 घंटे 6 घंटे की हेल्प हायर कर ले। तो यू हैव टू हैव सम टाइम आउट फॉर द केयर गिवर, ताकि वो बाहर जाए, थोड़ा रिलैक्स भी कर सके, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली है डॉक्टर आसिम शाह से। नाज़रीन, इनके साथ बातें करके बहुत सारी बातें पता चली हैं, और हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में दोबारा भी इनको बुलाएं और इसी तरह के बहुत सारे स्पेशलिस्ट लाते रहें ताकि हम सब उन सब से इंतफ़ादा हासिल करें। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। देखना ना भूलिएगा हेल्थ गाइड विद हुमैरा।